भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, कक्षा 12 समाजशास्त्र का यह जो शेष चैप्टर है, शेष भाग है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। क्या आपने पड़ोस में कोई इंटरनेट कैफे देखा है? इसके उपयोगकर्ता कौन है? वे इंटरनेट का किस प्रकार उपयोग करते हैं? क्या यह काम करने के लिए है अथवा यह मनोरंजन का नया साधन है? क्या वहाँ कोई एसटीडी आईएसडी टेलीफोन बूथ है? क्या आपके पड़ोस में कोई फैक्स सुविधा है? इन सब चीज़ों पर विद्यार्थी अध्ययन करेंगे, पता करेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भूमंडलीकरण स्तर पर इंटरनेट का प्रयोग 1990 के दशक में बहुत अधिक बढ़ गया। 1998 में विश्व भर में 7 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग करते थे। इनमें से 62% प्रयोगकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में थे, जबकि 12% एशिया में थे। 2000 तक इंटरनेट के प्रयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 32.5 करोड़ हो गई। भारत में सन 2000 तक इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या 30 लाख हो गई और 1.5 करोड़ लोग उसका प्रयोग करते थे। इस अत्यधिक वृद्धि का कारण देश भर में साइबर कैफे की उपलब्धता। 15 अगस्त 2006 को CNN IBN के जनमत प्रसारण के अनुसार देश के लगभग 7% युवाओं को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जबकि केवल 30% युवाओं के पास घर में कंप्यूटर। ये आंकड़े स्वयं यह सूचित करते हैं कि देश में कंप्यूटरों का तेजी से फैलाव होने के बावजूद डिजिटल विभाजन यहाँ अब भी है। इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो साइबर कैफे के माध्यम से व्यापक रूप से होते हैं, किंतु ग्रामीण इलाके अब भी अनिश्चित विद्युत आपूर्ति, व्यापक रूप से फैली हुई निरक्षरता, टेलीफोन कनेक्शन जैसे अधसंरचनाओं के अभाव कारण अधिकतर इन सुविधाओं से वंचित है। हालांकि विद्यार्थियों को बता दें कि इसमें बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। इसमें बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल अपने मोबाइल से कर रहे हैं। भारत में दूरसंचार विस्तार। जब भारत ने 1947 की स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस समय इस नए राष्ट्र में 35 करोड़ की जनसंख्या के लिए 84,000 टेलीफोन लाइनें थी। 33 साल बाद 1980 तक भारत की टेलीफोन सेवा की हालत ठीक नहीं थी। तब 70 करोड़ की जनसंख्या के लिए केवल 25 लाख टेलीफोन अथवा 12,000 सार्वजनिक फोन थे। भारत के 6 लाख गाँव में केवल 3% गाँवों में टेलीफोन लगे हुए थे। किंतु 1990 के दशक के आखिरी वर्षों में दूरसंचार परिदृश्य में व्यापक बदलाव आ गया। 1999 तक भारत में 2.5 करोड़ टेलीफोन लाइनें लग चुकी थी, जो देश के 300 नगरों, 4,869 कस्बों और 3,10,897 गाँवों में फैली हुई थी। इसकी बदौलत भारत का दूरसंचार संजाल नेटवर्क विश्व में 9वां सबसे बड़ा संजाल नेटवर्क बन गया था। 1988 से 98 के बीच किसी न किसी प्रकार की टेलीफोन सुविधा वाले गाँवों की संख्या 27,316 से बढ़कर 3 लाख यानी भारत के गाँव कुल संख्या की आधी हो गई। 2000 तक यह संख्या 6,50,000 पब्लिक कॉल ऑफिस PCO भारत में दूर दूर तक ग्रामीण, पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में विश्वसनीय टेलीफोन सेवा प्रदान करने लगे थे, जहां टेलीफोन करने के इच्छुक व्यक्ति आराम से पैदल चलकर जाए, टेलीफोन करें और मीटर में आए पैसे चुका दें। इस प्रकार PCO की सुविधा उपलब्ध हो जाने से पारिवारिक सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखने की भारतीय लोगों की एक प्रबल सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकता पूरी होती है। जैसे कि भारत में शादी विवाह आदि के उत्सव में शामिल होने के लिए, सगे संबंधियों के पास जाने के लिए और अंत्येष्टि आदि में सम्मिलित होने के लिए रेलगाड़ी यात्रा करने का सबसे सुलभ साधन बन गई है। वैसे टेलीफोन भी पारिवारिक घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दूरभाष सेवाओं संबंधित अधिकतर विज्ञापनों में माँ को बेटे बेटियों और दादा दादियों, नाना नानियों और पोते पोतियों, नाती नातियों से बात करते हुए दिखाया जाता है। भारत में दूर व्यवस्था का विस्तार वाणिज्यिक कार्य व्यवहार के अलावा अपने प्रयोजनकर्ता के लिए प्रबल सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का कार्य करता है। व्यक्तिगत संबंध और दूरसंचार पर एक निबंध विद्यार्थी लिखेंगे। सेलुलर टेलीफोनों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई और अधिकांश नगर में रहने वाले मध्य वर्गीय युवाओं के सेल फोन उनके अस्तित्व का हिस्सा बन गए हैं। इस प्रकार सेल फोनों के इस्तेमाल में भारी वृद्धि हुई है और इनके इस्तेमाल के तरीकों में भी काफ़ी बदलाव दिखाई देता है। 3 बॉक्सों में दी गई जानकारी इस परिवर्तन को इंगित करती है। 1988 में भारत के गृह मंत्रालय ने मोबाइल टेलीफोनों के लिए पूर्वदत्त नगद कार्डों, प्रीपेड कैश कार्ड की खुली बिक्री पर इस दलील के साथ रोक लगा दी कि बहुत से अपराधी लोग भी पूर्वदत्त नगद कार्डों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अन्वेषकों को अपराधियों का पता लगाने में कठिनाई होती है। यद्यपि अपराधियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले टेलीफोनों कार्डों की संख्या संपूर्ण संख्या की तुलना में एकदम नगण्य है, फिर भी टेलीफोन संचालकों को यह समादेश दे दिया गया है कि किसी भी ग्राहक को नगद कार्ड की खुदरा बिक्री से पहले उसके नाम और पते का सत्यापन कर लें। निजी संचालकों का मानना है कि वे अपने व्यवसाय के लगभग 50% भाग इस अनावश्यक सत्यापन के कारण खो रहे हैं। मोबाइल दूरभाष सेवाओं के नए
ग्राहकों की संख्या में 1998 में लगभग 50% की कमी आई, जब भारतीय आयकर विभाग ने यह आदेश दिया कि मोबाइल टेलीफोन रखने वाले हर व्यक्ति को आयकर देना चाहिए। यह आदेश इस सोच पर आधारित था कि यदि कोई व्यक्ति मोबाइल टेलीफोन जैसी कोई विलास वस्तु रखने का खर्च उठा सकता है, तो उसकी आय इतनी अवश्य होगी कि उसे आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए। भारत विश्व मोबाइल फोनों के सबसे तेजी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक बन गया है। भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं 1995 से प्रारंभ हुई थी। शुरू से 5-6 वर्षों में इसमें ग्राहकों में वृद्धि का मासिक औसत 50,000 से 1 लाख के बीच था। दिसंबर 2002 में कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 5 से 0.1 करोड़ थी। यद्यपि मोबाइल टेलीफोनों के मामले में नई दूरसंचार नीति 1994 का अनुसरण किया गया, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में समृद्धि की दर धीमी रही, क्योंकि मोबाइल टेलीफोनों हैंडसेटों की कीमतें अधिक थी और मोबाइल टेलीफोनों की शुल्क दरें भी ऊंची थी। नई दूरसंचार नीति 1999 में उद्योग क्षेत्र ने अनेक नए कदम उठाए। 2 उपभोक्ता हितैषी थे। मोबाइल ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने लगी। वर्ष 2003 में देश भर में 1.60 करोड़ नए मोबाइल आ गए। इसके बाद 2004 में 2.2 करोड़ और 2005 में 3.2 करोड़ पर मोबाइल फ़ोन आ गए। सितंबर 2006 में भारत के पास 12.344 करोड़ मोबाइल थे। भारत से अधिक मोबाइल फ़ोन 3 ही देशों में थे, यानी चीन 40.8 करोड़, संयुक्त राज्य अमेरिका 17.0 करोड़ और रूस 13 करोड़। यह आंकड़े वैश्विक स्तर। छात्रों ने कलाम को विरोध पत्र भेजा। एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा एनडीटीवी चैनल पर दिए गए एक वक्तव्य ने छात्रों में विरोध भड़का दिया। कुलपति ने अपने उस निर्णय का समर्थन किया जिसके अंतर्गत छात्रों के लिए एक परिधान संहिता ड्रेस कोड लागू की गई थी और सेलफोनों पर यह कहते हुए रोक लगा दी गई कि छात्रों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। लेकिन छात्रों ने रोक का समर्थन करने से इनकार कर दिया और अपने पहले सुनियोजित विरोध के रूप में वे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर रहे हैं। देखें, आप 3 बार सावधानी से ऊपर जो दिए गए थे, आप वे सेलफोनों के इस्तेमाल में अत्यधिक समृद्धि के बारे में क्या विचार कर सकते हैं? क्या आप सेलफोनों के प्रति अपनाए गए रुख और उनकी स्वीकार्यता में कोई परिवर्तन देखते हैं? प्रारंभ में 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में सेलफोनों को अविश्वास की दृष्टि आपराधिक तत्वों द्वारा उनका गलत प्रयोग किए जाने का देखा जा रहा है। उसके बाद 1998 तक उसे विलास की वस्तु माना जाता रहा, अर्थात केवल धनवान लोग ही इसे रख सकते थे और इसलिए इसके मालिकों पर कर लगाया जा रहा था। 2006 तक आते आते हम सेलफोनों के प्रयोग में दुनिया के चौथे सबसे बड़े देश बन गए। अब सेलफोन हमारे जीवन में इतने अभिन्न अंग बन गए हैं कि जब छात्रों को कॉलेज में सेलफोन प्रयोग न करने के लिए कहा जा गया तो हड़ताल पर जाने और देश के राष्ट्रपति से अपील करने के लिए तैयार हो गए। भारत में सेलफोनों के प्रयोग में आश्चर्यजनक समृद्धि के कारणों पर कक्षा में परिचर्चा आयोजन करने का प्रयास होना चाहिए। क्या यह समृद्धि चतुराईपूर्ण विपणन और मीडिया अभियान के कारण हुई? क्या सेलफोन आज भी प्रतिष्ठा का प्रतीक है? अथवा क्या मित्रों तथा सगे संबंधियों से संपर्क बनाए रखने, उनसे जुड़े रहने के लिए सेलफोन की अत्यंत आवश्यकता है? क्या माता पिता अपने बच्चों के पते ठिकाने के बारे में अपनी चिंताओं को कम करने के लिए इसके प्रयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं? युवा लोग सेलफोनों की आवश्यकता को इतना अधिक क्यों महसूस कर रहे हैं? विभिन्न कारणों का पता लगाने का प्रयास करना ही चाहिए। आप देखें, यह मोबाइल का चलन किस प्रकार से भूमंडलीकरण और श्रम, भूमंडलीकरण और एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन। एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन उभर जाता है जिसमें तीसरी दुनिया के शहरों में अधिकाधिक नियमित निर्माण, उत्पादन, रोजगार किया जाता है। अध्याय 4 में बाह्य स्रोतों के उपयोग के बारे में और अध्याय 5 में संविदा के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम इस विषय में इसे स्पष्ट करने के लिए नाइके कंपनी का उदाहरण प्रस्तुत करें। नाइके कंपनी 1960 के दशक में अपनी स्थापना के समय से बहुत तेजी से विकसित हुई। नाइके जूतों का आयात करने वाली कंपनी के रूप में विकसित हुई। इसके अलावा फिल नाइट जापान से जूते आयात करते थे और उन्हें खेल संबंधी आयोजकों में बेचते थे। कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में विकसित होकर पारराष्ट्रीय निगम बन गई। इसका मुख्यालय वेवरटन में, पोर्टलैंड में, ओरेगन के बाहर स्थित है। केवल 2 अमेरिकी कारखाने ही नाइके के लिए जूते बनाया करते थे। फिर 1960 के दशक में नाइके के जूते जापान में बनाए जाने लगे। जब वहाँ लागत बढ़ी तो उत्पादन कार्य 1970 के दशक के मध्य भाग में दक्षिण कोरिया को स्थानांतरित कर दिया गया। फिर जब दक्षिण कोरिया में मजदूरों की लागत बढ़ी तो 1980 के दशक में उत्पादन को थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला दिया गया।
तदुपरांत 1990 के दशक से हम भारत में नाइको के जूतों का उत्पादन कर रहे हैं, किंतु यदि और कहीं मजदूरी अधिक सस्ती होगी तो उत्पादन केंद्र वहाँ खोल दिए जाएंगे। इस संपूर्ण प्रक्रिया से श्रमिक जन अत्यंत कमजोर और असुरक्षित हो जाते हैं। श्रम का यह लचीलापन अक्सर उत्पादकों के पक्ष में ही काम करता है। एक केंद्रीकृत स्थान पर विशाल पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन फोर्डेज की बजाय हम अलग अलग स्थानों पर उत्पादन की लचीली प्रणाली पोस्ट फोर्डेज की ओर बढ़ चुके हैं। प्रत्यक्ष रूप में तो जनरल मोटर्स नामक कंपनी पेंटियाक लीमेंस जैसी अमेरिकी कार बनाती है। इसकी शोरूम कीमत $20,000 है, जिसमें सिर्फ $7,600 ही अमेरिकनों यानी डेट्राय के कार्मिकों, प्रबंधकों, निवारकों, वकीलों, बैंकरों, वाशिंगटन में रहने वाले समर्थकों एवं प्रचारकों और देश भर में जनरल मोटर्स के शेयरधारियों के पास जाते हैं। 48% हिस्सा दक्षिण कोरिया को मजदूरी और कार के हिस्सों को जोड़ने के लिए, 28% हिस्सा जापान को इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन जैसे हिस्सों के लिए, 12% जर्मनी को शैली और डिजाइन इंजीनियरों के लिए, 7% ताइवान और सिंगापुर को छोटे कलपुर्जों के लिए, 4% यूनाइटेड किंगडम को विपणन के लिए और लगभग 1% बार्स या आयरलैंड के आंकड़े तैयार करने के लिए। भूमंडलीकरण और रोजगार। भूमंडलीकरण और श्रम के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि रोजगार और भूमंडलीकरण के बीच के संबंधों का यहाँ भी हमने भूमंडली का असमान प्रभाव देखा है। नगरीय केंद्रों के मध्यवर्गीय युवाओं के लिए भूमंडलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने रोजगार के नए नए अवसर खोल दिए। कॉलेजों से नाम के लिए बीएससी, बीए, बीकॉम की डिग्री लेने के बजाय वे कंप्यूटर के सेंटरों से कंप्यूटर की भाषाएं सीख रहे हैं अथवा कॉल सेंटरों में या व्यापार प्रक्रिया बाह्योपयोजन बीपीओ कंपनियों की नौकरियां ले रहे हैं। वे विशाल बिक्री भंडार, शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं या हाल में खोले गए विभिन्न जलपान गृहों में नौकरी करते हैं। फिर भी जैसा कि रोजगार की प्रवृत्तियां मोटे तौर पर निराशाजनक ही हैं। आप देख लें यहाँ पर सबसे अधिक गरीब लोग दक्षिण एशिया में रहते हैं। गरीबी की दर खासतौर पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ऊंची है। जैसा कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में श्रम एवं सामाजिक प्रवृत्तियां 2005 नामक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में एशिया क्षेत्र में बढ़ते हुए रोजगार अंतर एम्प्लॉयमेंट गैप का स्पष्ट विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि हुई है, मगर उसके अनुसार कार्य के नए अवसर उत्पन्न नहीं हो सके। वह 2003 और 2004 के बीच एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 1.6% यानी 2.5 करोड़ रोजगार के अवसरों की वृद्धि हुई, जबकि उनकी कुल संख्या 1.588 अरब थी, जो कि 7% से अधिक की वृद्धि दर को देखते हुए थी। भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन। भूतपूर्व समाजवादी विश्व का विघटन अनेक दृष्टिकोण से एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था, जिसने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। फलस्वरूप भूमंडलीकरण को सहारा देने वाली आर्थिक नीतियों के प्रति एक विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया। इन परिवर्तनों को अक्सर नव उदारवादी आर्थिक उपाय कहा जाता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि भारत में उदारीकरण की नीति के अंतर्गत क्या क्या ठोस कदम उठाए गए। मोटे तौर पर नीतियों में मुक्त उद्यम संबंधी राजनीतिक दूरदर्शिता प्रतिबिंबित होती है, जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि बाजार की शक्तियों का निर्बाध शासन कुशल एवं न्यायसंगत होगा। इसलिए यह दूरदर्शिता नीति के अंतर्गत राज्य की ओर से विनियमन और आर्थिक सहायता सब्सिडी दोनों की ही आलोचना करती है। इस अर्थ में भूमंडलीकरण की मौजूद प्रक्रिया में राजनीतिक दूरदर्शिता उतनी ही है जितनी कि आर्थिक दूरदर्शिता। तथापि वर्तमान भूमंडलीकरण से भिन्न भूमंडलीकरण की भी संभावना है। इस प्रकार हम एक समावेशी भूमंडलीकरण इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन की भी संकल्पना कर सकते हैं, जिसमें समाज के सभी अनुभागों का समावेश होता है। भूमंडलीकरण के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भी घटित हो रहा है और वह है राजनीतिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रचना तंत्र। इस संबंध में यूरोपीय संघ EU, दक्षिण एशियाई राष्ट्र संघ एशियान, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन सार्क और अभी हाल में दक्षिण एशियाई व्यापार संघों का परिसंघ बोर्ड्स के कुछ ऐसे उदाहरण जो क्षेत्रीय संघों की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का उदय भी एक अन्य राजनीतिक आयाम प्रस्तुत करता है। अंततः सरकारी संगठन एक ऐसा निकाय होता है जो सहभागी सरकारों द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसे एक विशिष्ट पारराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र पर नजर रखने या उसे विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। विश्व व्यापार संगठन WTO को व्यापार प्रथाओं पर लागू होने वाले नियमों के संबंध में अधिकाधिक भूमिका सौंपी जा रही है।
इनके नाम से स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों अंतर सरकारी संगठनों से इस रूप में भिन्न है कि सरकारी संस्थाओं से संबद्ध नहीं होते, जबकि स्वयं स्वतंत्र संगठन होते हैं जो नीतिगत निर्णय लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों में से कुछ सबसे प्रसिद्ध है, जैसे ग्रीन पीस, अध्याय 8, दी रेड क्रॉस और एमनेस्टी इंटरनेशनल, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। भूमंडलीकरण और संस्कृति। भूमंडलीकरण संस्कृति को कई प्रकार से प्रभावित करता है। हम पहले देख चुके हैं कि युगों से भारत सांस्कृतिक प्रभाव के प्रति खुला दृष्टिकोण अपनाए हुए है। इसी के फलस्वरूप वह सांस्कृतिक से संबद्ध होता रहा है। पिछले दशक में कई बड़े बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, जिनसे यह डर पैदा हो गया कि कहीं हमारी स्थानीय संस्कृतियाँ पीछे न रह जाएं। हमने पहले देखा था कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा कूपमंडूप यानी जीवन भर कुएं के भीतर रहने वाले उसमें ढकी स्थिति से सावधान करने की शिक्षा देती है रही है, जो कुएं से बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता और हर बाहरी वस्तु के प्रति संकाल बना रहता है। वह किसी से बात नहीं करता और किसी से भी किसी विषय पर तर्क वितर्क नहीं करता। वह तो बस बाहरी दुनिया पर केवल संदेह करना ही जानता है। सौभाग्य से हम आज भी अपनी परंपरागत खुली अभिवृत्ति अपनाए हुए, इसलिए हमारे समाज में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि कपड़ों, शैलियों, संगीत, फिल्म, भाषा, हाव भाव आदि के बारे में गर्मागर्म बहस होती है। जैसा कि हम आपको अध्याय 1-2 में बता चुके हैं। 19वीं सदी के सुधार और प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता भी संस्कृति तथा परंपरा पर विचार विमर्श किया करते थे। मुद्दे आज भी कुछ दृष्टियों में वैसे ही हैं और कुछ अन्य दृष्टियों में भिन्न भी है। शायद अंतर यही है कि परिवर्तन की व्यापकता और गहनता भिन्न है। सजातीकरण तथा सजातीकरण बनाम संस्कृति का भूस्थानीकरण, ग्लोकलाइजेशन। मुख्य रूप से यह दावा किया जाता है कि सभी संस्कृतियों एक समान यानी सजातीय होमोजीनस हो जाएंगी। कुछ अन्य का यह मत है कि संस्कृति के भूस्थानीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। भूस्थानीकरण का अर्थ भूमंडली के साथ स्थानीय मिश्रण, यह पूर्णतः स्वतः परिवर्तित नहीं होता और न ही भूमंडलीकरण के वाणिज्यिक हितों से इसका पूरी तरह संबंध विच्छेद किया जा सकता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो अक्सर विदेशी फर्मों द्वारा अपना बाजार बढ़ाने के लिए स्थानीय परंपराओं के साथ व्यवहार में लाई जाती है। भारत में हम यह देखते हैं कि स्टार, MTV, चैनल वी और कार्टून नेटवर्क जैसे सभी विदेशी टेलीविज़न चैनल भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स भी भारत में अपने निरामिष और चिकन उत्पाद ही भेजता है, वो मांस के उत्पाद नहीं, जो विदेशों में बहुत लोकप्रिय। नवरात्रि पर्व पर मैकडॉनल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। संगीत के क्षेत्र में भांगड़ा पॉप, इंडी पॉप, फ्यूजन म्यूजिक, यहाँ तक कि रिमिक्स गीतों की बढ़ती लोकप्रियता को देखा जा सकता है। भूस्थानीकरण के कुछ अन्य उदाहरण दीजिए और उस पर चर्चा करें आप। क्या आपने बॉलीवुड द्वारा तैयार की गई फिल्मों में कोई परिवर्तन देखा है? एक समय था जब कहानियाँ तो स्थानीय रहती थी पर उसमें विदेशों में खींचे दृश्य होते थे। फिर कुछ ऐसी फिल्में भी आई जिनकी कहानी की पृष्ठभूमि विदेशी में होती थी और जिसमें अभिनेता या पात्र भारत लौट कर आते थे। अब ऐसी कहानियाँ होती हैं जो पूर्ण रूप से भारत से बाहर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इन पर विद्यार्थी आपस में चर्चा करें। हम पहले ही देख चुके हैं भारतीय संस्कृति सत्य उसके खुले उपागम में निहित है। हमने यह भी देखा है कि आधुनिक युग में हमारे समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता अपनी परंपरा तथा संस्कृति पर सक्रिय रूप से वाद विवाद करते रहे। संस्कृत को किसी ऐसे अपरिवर्तनशील एवं स्थिर सत्व के रूप में नहीं देखा जा सकता जो किसी सामाजिक परिवर्तन के कारण या तो ढह जाएगी अथवा ज्यों की त्यों यानी अपरिवर्तनशील बनी रहेगी। आज भी इस बात की अधिक संभावना है कि भूमंडलीकरण के फलस्वरूप कुछ नई संस्थाएं स्थानीय परंपराएं ही नहीं बल्कि भूमंडलीय परंपराएं भी निर्मित होंगी। जेंडर और संस्कृति। सांस्कृतिक पहचान के लिए एक निश्चित परंपरागत स्वरूप का समर्थन करने वाले अक्सर लोग महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहारों और अलोकतांत्रिक प्रथाओं को सांस्कृतिक पहचान का नाम देकर बचाव करते हैं। इस प्रकार की अनेक प्रथाएं प्रचलित, जैसे सती प्रथा से लेकर महिलाओं की शिक्षा तथा सार्वजनिक क्रियाकलापों से दूर रखना, महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण प्रथाओं का समर्थन करने के लिए भूमंडलीकरण का हुआ भी खड़ा किया जा सकता है। सौभाग्य से भारत में हम एक लोकतांत्रिक परंपरा और संस्कृति का छूट रखने एवं विकसित करने में सफल रहे हैं, जिससे कि हम संस्कृति को अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। उपभोग की संस्कृति। अक्सर जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम पहनावे, संगीत, नृत्य, खाद्य आदि की चर्चा करते हैं, किंतु जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति इस बात तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसका संबंध संपूर्ण जीवन शैली से है। संस्कृति के दो रूप है जिसका उल्लेख भूमंडलीकरण से किसी भी अध्याय में होने चाहिए।
वे हैं उपभोग की संस्कृति और निगमित संस्कृति। सांस्कृतिक उपभोग की उस निर्णायक भूमिका पर विचार कीजिए जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में विशेष रूप से नगरों को एक रूप प्रदान करने की प्रक्रिया में अदा की जा रही है। 1970 के दशक तक उत्पादन उद्योग नगरों की वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाते रहे, लेकिन अब सांस्कृतिक उपभोग, कला, खाद्य, फैशन, संगीत, पर्यटन अधिकतर नगरों की वृद्धि को एक आकार प्रदान करता है। यह तथ्य भारत के सभी बड़े शहरों में विशाल बिक्री भंडारों, शॉपिंग मॉल्स, बहुविध सिनेमाघरों, मनोरंजन उद्यानों और जल क्रीड़ा स्थलों के विकास में आई तेजी से स्पष्ट है। अधिक उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि विज्ञापन और सामान्य रूप से जनसंपर्क के सभी माध्यम एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें पैसा खर्च करना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पैसे को संभाल कर रखना अब कोई गुण नहीं रहा। खरीदारी को समय बिताने के गतिविधि के रूप में सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाता है। ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स और विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड जैसी फैशन प्रतियोगिताओं के समारोह की उत्तरोत्तर सफलताओं के कारण फैशन, अब यहाँ पे देख लें आप, परंपरागत दुकानों और नए स्थापित हुए बहुविभागीय भंडारों की परस्पर तुलना करें। माल और परंपरागत बाजार की परस्पर तुलना करें। अब बेची जाने वाली वस्तुएं ही नहीं बदली गई बल्कि खरीदारी का अर्थ ही बदल गया है। कैसे? चर्चा करें। खाद्य स्थलों में किस प्रकार के नए व्यंजन खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं, चर्चा करें। न्यू फास्ट फूड रेस्टोरेंटों के बारे में पता लगाएं जो आपकी कार्य शैली में भूमंडलीय है। ये देखें, ये मार्केटिंग बाजार है। सौंदर्य प्रसाधन, सभ्यता, स्वास्थ्य उत्पादों संबंधित उद्योगों की अत्यधिक वृद्धि हुई है। नौजवान लड़कियां ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन बनने का सपना देख रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति जैसे लोकप्रिय प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमों से वास्तव में ऐसा प्रतीत होने लगा कुछ ही खेलों में हमारा भाग्य बदल सकता है। निगम संस्कृत प्रबंधन सिद्धांत की एक ऐसी शाखा है जो किसी फर्म के सभी सदस्यों को साथ लेकर एक अद्भुत संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के माध्यम से उत्पादकता और प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है। ऐसा सोचा जाता है कि गतिशील निगम संस्कृति जिसमें कंपनी के कार्यक्रम, रीतियाँ एवं परंपराएं शामिल होती हैं, कर्मचारियों में वफादारी की भावना बढ़ाती हैं और समूह एकता को प्रोत्साहन देती हैं। वह यह भी बताती है काम करने का तरीका क्या है और उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जाए और उनको कैसे पैक किया जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रसार और सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के फलस्वरूप अवसरों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाने से भारत के महानगरों में ऐसे ऊर्ध्वगामी व्यवसायियों, प्रोफेशनलों का एक वर्ग बन गया है जो सॉफ्टवेयर फर्मों, बहुराष्ट्रीय बैंक, चार्टर लेखाकार फर्मों, स्टॉक बाजारों, यात्रा, फैशन डिजाइन, मनोरंजन, मीडिया और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है। इन महत्वाकांक्षी व्यवसायियों को कार्य अनुसूची अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उनके वेतन भत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं और बाजार में तेजी से बढ़ते उपभोक्ता उद्योगों के उत्पादों के वे ही प्रमुख ग्राहक होते हैं। गत 1 वर्ष में राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक अभियान के लिए निगमों से अक्सर सहायता मांगी है। विज्ञापन फर्मों से भी परामर्श किया गया है। इस प्रवृत्ति के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें और चर्चा करें। अपने अनेक स्वदेशी शिल्प, साहित्यिक परंपराओं और ज्ञान व्यवस्थाओं को खतरा। सांस्कृतिक रूपों भूमंडलीकरण के बीच एक अन्य संबंध अनेक स्वदेशी शिल्पों एवं साहित्यिक परंपराओं और ज्ञान व्यवस्थाओं की दिशा में दृष्टिगोर होता है। तथापि यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक विकास ने भूमंडलीकरण की अवस्था में पहले ही परंपरागत सांस्कृतिक रूपों में और उन पर आधारित व्यवसायों ने अपनी घुसपैठ बना ली थी, लेकिन अब परिवर्तन का अनुपात और उसकी गहनता अत्यधिक तीव्र है। उदाहरण के लिए लगभग 30 थिएटर समूह जो मुंबई महानगर के पेरोल और गिरगांव के कपड़ा मिलों के इलाके के आसपास सक्रिय थे, अब निष्क्रिय समाप्त हो चुके, क्योंकि इन इलाकों के मिल मजदूरों में से अधिकांश लोगों की नौकरी खत्म हो चुकी। कुछ वर्ष पहले आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के सरसिला गांव और उसी सड़क के मेडक जिले के डुबक्का गांव के पारंपरिक बुनकरों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्या किए जाने की खबरें मिली थी। इसका कारण यह था कि इन बुनकरों के पास बदलती हुई उपभोक्ता रुचियों के अनुसार अपने आप को ढालने और विद्युत कर्घों से मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करने के कोई साधन नहीं थे। इसी प्रकार परंपरागत ज्ञान व्यवस्थाओं के विभिन्न रूप जो विशेष रूप से आयुर्विज्ञान और कृषि के क्षेत्रों से संबंधित सुरक्षित रखे गए हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के सौंपे जाते रहे। तुलसी, रुद्राक्ष, हल्दी और बासमती चावल के प्रयोग को पेटेंट कराने के लिए हाल में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो प्रयत्न किए गए उनसे स्वदेशी ज्ञान व्यवस्थाओं के आधार को
को बचाने की आवश्यकता प्रकाश में आई है। हमारे डोमबारी समुदाय की हालत बहुत खराब है। टेलीविज़न और रेडियो ने हमारी रोजी रोटी छीन ली है। हम कलाबाजी जो दिखाते थे मगर सर्कस और टेलीविज़न के कारण जो अब दूर दराज के गाँव और बस्तियों तक पहुँच गए, हमारे कर्तव्य को कोई देखना पसंद नहीं करता। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमें अल्पवृत्ति भी नहीं मिलती। लोग हमारा खेल तमाशा देखते तो हैं पर केवल मनोरंजन के लिए वे हमें उसके बदले में कोई पैसा नहीं देते। वे इस बात की भी परवाह नहीं करते कि हम भूखे, इसलिए हमारा धंधा चौपट हो रहा है। भूमंडलीकरण ने जिन विभिन्न और जटिल रूपों में हमारे जीवन को प्रभावित किया है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना आसान नहीं। कोई ऐसा प्रयास भी नहीं करेगा, इसलिए यह काम आप पर ही छोड़ा जाता है। हमने यहाँ इस अध्याय में उद्योग और इस पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में विस्तार चर्चा नहीं की है। आपको भारत में भूमंडलीकरण सामाजिक परिवर्तन की कहानी जानने के लिए अध्याय 4 और 5 पर निर्भर होना पड़े। इस कहानी को दोहराते समय आप अपनी समाजशास्त्री कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करें। अपनी रुचि का कोई भी विषय चुनें। ये प्रश्नावली है विद्यार्थियों के लिए। पहले चर्चा करें भूमंडलीकरण ने उसे किस प्रकार प्रभावित किया है। आप सिनेमा, कार्य, विवाह अथवा कोई भी अन्य विषय चुन सकते हैं। एक भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण क्या है, चर्चा करें। संस्कृत पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के संक्षेप में चर्चा करें। भूस्थानीकरण अथवा क्या यह बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपनाई गई बाजार संबंधी रणनीति है अथवा वास्तव में कोई सांस्कृतिक संश्लेषण हो रहा है, चर्चा करें। एक विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्नावली जिसे वे तैयार करेंगे और संदर्भित ग्रंथों की यहाँ पर एक सूची आपको दिखाई जा रही है। विस्तृत अध्ययन करने के लिए इन संदर्भित ग्रंथों का अध्ययन विद्यार्थी कर सकते हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 सोशियोलॉजी भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन का द्वितीय भाग भी पूर्ण होता है।